मैं शेन बुयू के उस साल में मरा था जब वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। उसने मेरे 800 मिलियन 8 अरब के शरीर को बिना एक पल गंवाए फेंक दिया और मेरे साथ आग की लपटों में समा गई। आखिरी पल में उसने मेरा हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, तुम्हारे लिए इस जन्म में बहुत लंबा इंतजार किया, अगले जन्म में मुझसे मिलने थोड़ा जल्दी आना। जब मैंने दोबारा आंख खोली तो मैं 10 साल पीछे लौट चुका था। ये वही समय था जब मैं उससे सबसे ज्यादा नफरत करता था। मैं बेताबी से दौड़कर उसकी कंपनी में पहुंचा और उससे मिलते ही पहली बार मेरा गला रुंध गया और मैंने माफी मांगी। शेन बुयू, मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी की। लेकिन उसने कुछ पल हैरान होकर मुझे देखा और फिर फौरन खुद को संभालते हुए शांत लहजे में कहा, साफ साफ कहो, इस बार मुझे प्रताड़ित करने का तुम्हारा क्या नया प्लान है? मध्य ग्रीष्म की एक शाम मैं अपने सपने से जागा और बिस्तर पर गुमसुम बैठा रहा। तभी लिविंग रूम से हाउसकीपर की आवाज आई। सर, मैडम का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि वे रात को घर नहीं लौटेंगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना दाहिना हाथ उठाकर अपनी अनामिका उंगली रिंग फिंगर पर पड़ी नई शादी की अंगूठी को देखने लगा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं सचमुच 10 साल पीछे लौट आया था और मेरे दिमाग में जो कुछ भी था वो बिल्कुल सच लग रहा था। जिस वक्त धमाका हुआ था, शेन बुयू मुझसे कह रही थी, फांगशियू, डरो मत। इस जन्म में मैंने तुम्हारा बहुत लंबा इंतजार किया है, अगले जन्म में जरूर जल्दी मिलने आऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था या हकीकत। ऐसा सोचते हुए मैंने खुद को अपनी जांघ पर जोर से नोचा। वहां तेज दर्द महसूस होते ही मेरी नींद उड़ गई। हालांकि इस झटके के बाद तुरंत पछतावा और दिल का दर्द उमड़ पड़ा। पिछले जन्म में एक सोची समझी गलतफहमी की वजह से मैं शेन बुयू से बहुत लंबे समय तक नफरत करता रहा। इस दौरान उसके व्यापारिक प्रतिद्वंद्वियों कॉम्पिटिटर्स ने उसे हर मुमकिन तरीके से गिराने की कोशिश की और घर में मेरा रवैया उसके प्रति बेहद ठंडा रहा। शेन बुयू के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे और उसका कोई अपना नहीं था। उसने अपनी आधी जिंदगी एक अकेली व्यावसायिक सल्तनत की मालकिन बनकर काटी थी। बाद में जब गलतफहमी दूर हुई तो हमारे पास कुछ महीनों की बेहद खूबसूरत जिंदगी थी। यहां तक कि हमारे यहाँ एक बच्चा भी आने वाला था। लेकिन बच्चा दुनिया में आता उससे पहले ही एक हादसा हो गया। जब मैं इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ था, तभी हाउसकीपर ने अंदर आकर मेरी सोच को तोड़ा। सर, फूल आ गए हैं। क्या आप निकलने वाले हैं? क्या? कौन सा फूल? सब तैयारी हो चुकी है। क्या आप मिस लू झाओयाओ से मिलने नहीं जा रहे हैं? लू झाओयाओ। अचानक इस नाम को सुनकर मैं सन्न रह गया। वो मेरी बचपन की दोस्त थी जिसके लिए मैंने लंबे समय तक लड़ाई लड़ी थी। वो अभिनय में बहुत प्रतिभाशाली एक अभिनेत्री थी, लेकिन एक हादसे में वो पूरी तरह झुलस गई थी, जिसके कारण उसे लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ा था। पिछले जीवन में इसी दिन मैं फूलों का गुलदस्ता लेकर अस्पताल गया था ताकि लू झाओयाओ का जन्मदिन मना सकूं। और जब मैं अस्पताल से बाहर निकला तो मैंने शेन बुयू को कार में बैठे हुए देखा था। उस वक्त मेरी उससे कोई सफाई देने की इच्छा नहीं थी और न ही मैं उसकी शक्ल देखना चाहता था, लेकिन शेन बुयू ने मुझे पहले ही देख लिया था। वो कार से उतरी, उसके चेहरे पे एक गहरी उदासी थी। आज मेरा जन्मदिन है। मैंने अपने कदम रोके, पीछे मुड़ा और ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा। तो क्या हुआ? आज लू झाओयाओ का जन्मदिन भी है। मुझसे शादी करने के लिए तुमने हर मुमकिन घटिया तरीका अपनाया, उसका चेहरा बर्बाद कर दिया और उसका करियर खत्म कर दिया। तुम आखिर मुझसे और क्या चाहती हो? मेरी इस डांट के सामने शेन बुयू ने उदास चेहरे से अपने होंठ हिलाए और बेहद बेबसी से सफाई दी। वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। अगर तुमने उसे आमंत्रित नहीं किया होता तो शायद आज वो अस्पताल में इस तरह न लेटी होती। तुम पर कैसे विश्वास करूं कि वो सिर्फ एक इत्तेफाक था? अंत में वो चुप हो गई और जाते जाते मुझसे सिर्फ इतना बोली, मुझे माफ कर देना। उस दिन के बाद से मेरा और शेन बुयू का रिश्ता तेजी से बिगड़ने लगा और हमारे बीच लंबी खामोशी कोल्ड वॉर शुरू हो गई। बाद में मुझे पता चला कि वो दुर्घटना, जिसे शेन बुयू भी एक इत्तेफाक समझती थी, असल में कुछ लोगों द्वारा मुझे और उसे अलग करने की एक साजिश थी। मैं जितना गहराई में सोचता गया उतना ही खो गया। हाउसकीपर ने देखा कि मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो वो वापस कमरे में आ गया। सर, सर, सामान आपकी कार में रख दिया गया है। अगर अब नहीं गए तो ट्रैफिक जाम मिल जाएगा। ये सुनते ही मैं हड़बड़ाया। मैंने अपना ओवरकोट पहना और कार में बैठ गया। तभी मुझे अचानक एहसास हुआ कि यह 10 साल पहले का वक्त है। अभी भी सब कुछ सुधारा जा सकता है। जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी शुरू की और कारों के काफिले में शामिल हो गया, उसने पूछा, अस्पताल जाने वाले रास्ते पर बहुत जाम है, क्या आप मिस लू को फोन करके? मैंने खिड़की के बाहर बदलते ट्रैफिक सिग्नलों को देखा और बेताबी से अपना इरादा बदलते हुए कहा, अस्पताल नहीं, कंपनी चलो। सच कहूं तो शेन बुयू की कंपनी के बारे में मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं था। जब मैं जवान था तो उससे नफरत की वजह से मैं कभी वहां नहीं गया था, और जब मुझे उससे प्यार हुआ तो वो अपने दुश्मनों के निशाने पर थी। खतरों की वजह से शेन बुयू मुझे उसके पास नहीं आने देती थी। यही वजह है कि इस वक्त इस बड़ी इमारत के सामने खड़े होकर मैं थोड़ा असमंजस में था।
समझ नहीं आ रहा था कि उसका असली दफ्तर कौन सा है। आसपास आने जाने वाले लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। मैंने नीचे देखा, हाथों में फूलों का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता था। थोड़ा झेंपते हुए मैंने अपना फ़ोन निकाला और उसका नंबर डायल किया। थोड़ी देर फ़ोन की घंटी बजती रही, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि कुछ ही पलों में कॉल रिसीव हो गई। कुछ काम है? इतने लंबे समय बाद एक बार फिर शेन बुयू की आवाज़ सुनकर मेरी आंखें अचानक भर आईं। शेन बुयू, तुम्हारा ऑफिस कहाँ है? मुझे मिल नहीं रहा है। मेरे ऐसा कहने पर राहगीर मुझे और भी अजीब नजरों से देखने लगे। शायद शेन बुयू उस वक्त कोई मीटिंग कर रही थी। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर बोली, आज की मीटिंग यहीं खत्म होती है, तुम नीचे इंतजार करो, मैं अभी आती हूं। कुछ ही मिनटों बाद मैंने शेन बुयू को उस इमारत से बाहर आते हुए देखा। वो हमेशा की तरह शानदार लग रही थी, जबकि मेरा हाल बेहाल था। जैसे ही मुझे इस बात का पछतावा हुआ कि मैं बिना तैयार हुए क्यों आ गया, शेन बुयू चलकर मेरे पास आ चुकी थी। तुम यहां क्यों आए? उसका लहजा काफी रूखा था। मैंने अपना सिर झुका लिया, उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। माफ करना, तुम्हें परेशान कर दिया। शेन बुयू ने बस 2 शब्द कहे और आगे कुछ नहीं बोली। मैं जानता था कि वो क्या कहना चाहती है। आज मुझे लू झाओयाओ का जन्मदिन मनाना चाहिए था, न कि यहां उसके सामने होना चाहिए था। ये बात मुझे भी याद आ गई, इसलिए मैंने वो फूलों का गुलदस्ता उसकी बाहों में थमा दिया। आज तुम्हारा जन्मदिन है, जन्मदिन मुबारक हो। लेकिन नतीजा ये हुआ कि उसने उस गुलदस्ते को काफी देर तक घूरा और फिर एक फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, फांगशियू, ये वो नहीं है जो वो चाहती है ना? क्या? मुझे तुरंत एहसास हुआ कि उसका मूड ठीक नहीं है। मैंने अपनी नजरें फूलों के गुलदस्ते पर डाली और मेरा दिल धड़क उठा। बुर्राक! गड़बड़ हो गई। ये फ्रॉस्ट ब्लू सिलेंड्रिक्स फ्रॉस्ट ब्लू रोजेस थे, जो लू झाओयाओ को सबसे ज्यादा पसंद थे। होश में आते ही मेरी यादें इतनी उलझी हुई थीं कि मैं सिर्फ शेन बुयू को ढूंढने में लगा था और इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही नहीं दे पाया। मुझे माफ। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, शेन बुयू ने लगभग बेरुखी से मेरी बात काट दी। तुम्हारे जन्मदिन के तोहफे के लिए शुक्रिया। अब देर हो रही है, ड्राइवर से कहो तुम्हें घर छोड़ दे। अगले ही पल वो मुड़कर जाने लगी। शुक्र है कि मैंने फुर्ती दिखाई और उसके कपड़ों का कोना पकड़ लिया। शेन बुयू को शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। वो लड़खड़ाई और सीधे आकर मेरी छाती से जा लगी। काफी देर तक वो चुपचाप मेरी उंगलियों को देखती रही और कुछ नहीं बोली। मैं अपनी गलती मान चुका था, इसलिए जिद करते हुए मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। शेन बुयू, मैं घर नहीं जाऊंगा। फांगशियू, इस बार मुझे प्रताड़ित करने का तुम्हारा कौन सा नया नाटक है? जब उसने ये कहा तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। मेरी पुरानी यादों के मुताबिक उस वक्त हमारी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे और हमारे बीच झगड़े आम बात थे। झगड़े का मतलब था कि मैं ही हमेशा उसे सुनाता था। जो मुंह में आया बुरा भला कह दिया। यहां तक कि त्योहारों पर तोहफे भी ऐसे देता था जो सीधे उसके दिल पर वार करते। मैं उस भेड़िए को बुलाने वाले बच्चे की तरह था जिसने झूठ बोल बोलकर सबका भरोसा खो दिया था और बाद में कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता था। पिछले जीवन में जब गलतफहमी दूर हुई थी तो मैंने सीधे उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था। आखिरकार ये सख्त दिखने वाली महिला अंदर से काफी भावुक थी, लेकिन इस बार यह तरीका शायद काम ना आए और शेन बुयू ने पहले ही बहुत जुल्म और नाइंसाफी सही थी। मैं भी अब चीजों को सुधारना चाहता था। मैं तुम्हें डिनर पे ले चलता हूं, मैंने कहा। यह सुनकर शेन बुयू ने अपनी आंखें झुका लीं और ठंडे स्वर में जवाब दिया, जरूरत नहीं है, मुझे आज रात अभी काम करना है, तो फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। मैंने बेशर्मों की तरह उसके पीछे पीछे चलते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल बर्थडे नूडल्स लॉन्ग लाइफ नूडल्स ऑर्डर कर देता हूं। शेन बुयू ने कोई जवाब नहीं दिया, यहां तक कि मेरी तरफ देखा भी नहीं। वो फूलों का गुलदस्ता अभी भी उसने कसकर अपने हाथों में थामा हुआ था। जब हम रास्ते में एक कूड़ेदान के पास से गुजरे तो मुझे लगा कि वो बिना झिझक के उसे फेंक देगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैं इस तरह चुपचाप उसके पीछे पीछे उसके दफ्तर तक आ गया। दफ्तर बिल्कुल वीरान था। डेस्क पर बस खाने का एक ठंडा डिब्बा लंच बॉक्स रखा हुआ था। वो आज रात इसी से काम चलाने की सोच रही थी। ये सोचकर मेरे दिल में एक टीस उठी। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और एक लॉन्ग लाइफ नूडल्स का ऑर्डर दे दिया, जिसमें शोरबा साफ और नमक कम हो। पुराने दिनों में शेन बुयू मेरे साथ खाने की आदत के चलते बहुत तीखा और मसालेदार खाती थी और बहुत बाद में मुझे पता चला कि उसका पेट खराब रहता था और वो कई चीजें नहीं खा सकती थी। ऑर्डर देने के बाद मैं सोफे पर बैठ गया और समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहूं। दूसरी तरफ शेन बुयू फूलों के रैपर को खोल रही थी और उन्हें फूलदान में सजाने की तैयारी कर रही थी। इस दृश्य ने मेरे दिल को चुभाया, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे मैं उठा, उसके हाथ से फूल छीने और सीधे कूड़ेदान में फेंक दिए। शेन बुयू इस हरकत से चौंक गई। उसने थक कर एक गहरी सांस ली। फांगशियू, क्या तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। मैं गुस्से में था। मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि वो जरा भी विरोध क्यों नहीं करती। हमें ये नहीं चाहिए, तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और खरीद लाऊंगा, छोड़ो इसे।
वैसे भी मुझे फूल ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। कूड़ेदान से उस थैली को निकाला और उसके सामने रखकर झटपट बाहर निकल गया। सड़क के किनारे कई फूल बेचने वाले फड़ वाले बैठे थे। हालांकि उनकी क्वालिटी फूलों की दुकान जितनी अच्छी नहीं थी। मैंने कई दुकानों के चक्कर काटे और वहां के सारे लाल गुलाब खरीद लिए और उन्हें रैपिंग पेपर से लपेटकर एक साधारण सा गुलदस्ता बना लिया। उसी समय मेरा ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ खाना भी पहुंच गया। मैं उन सभी सामानों और खानों को समेटकर वापस 19वीं मंजिल पर पहुंचा। वहां सन्नाटा था, बस शेन बुयू के दफ्तर में एक छोटी सी बत्ती जल रही थी। मैंने दफ्तर का दरवाजा हल्के से धक्का दिया और वो धड़ाम से खुल गया। आवाज सुनकर शेन बुयू का शरीर एक पल के लिए अकड़ गया। उसने मुड़कर देखा और उसकी नजरें सीधे मुझ पर पड़ी। मैं हाँफ रहा था और मैंने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी करो, क्या देख रहे हो, मेरी थोड़ी मदद करो। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं वापस लौट आऊंगा। वो कुछ पल के लिए अक्की रह गई, फिर तेजी से आगे बढ़ी और फूलों का गुलदस्ता तथा खाना मेरे हाथों से ले लिया। मैंने राहत की सांस ली, हालांकि मेरे माथे पर पसीना आया हुआ था। फिर भी मैं मुस्कुराते हुए बोला, ये लो, सड़क के जितने भी लाल गुलाब थे मैंने सब खरीद डाले। लेकिन अगले ही पल मैंने देखा कि शेन बुयू के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन छा गई थी। मैं ठिठक गया। शायद कुछ गड़बड़ थी। शायद वो मेरे इस नए और बदले हुए बर्ताव के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। क्या मुझे उसके साथ थोड़ा सख्त होना चाहिए था? ये देखकर कि वो अभी भी वापस जाकर वो ठंडा खाना खाने वाली थी, मैंने नाटक करते हुए आह भरी। शेन बुयू लगभग तुरंत मेरी तरफ मुड़ी और उसके चेहरे पर थोड़ी सी चिंता साफ झलक रही थी। मैंने उसे एक तिरछी नजर से देखा और सीधे सोफे पर पसरते हुए झल्लाने का नाटक किया। क्या तुम ठीक से खाना नहीं खा सकती? इतनी बड़ी बड़ी गोश्त की बूटियां दिखाई नहीं देती? सब्जियां नहीं खाती हो क्या? इतनी बड़ी हो गई हो और अभी भी खाने में नखरे करती हो? क्या तुम बीमार होना चाहती हो? दरअसल मुझे डर था कि कहीं उसका पेट न भर जाए, इसलिए मैं कुछ और मिठाइयां और स्नैक्स भी साथ ले आया था। जब मैं अपना गला फाड़ फाड़ कर उसे डांट रहा था, तभी अचानक मेरे सामने एक पानी का ग्लास आया। मैंने सिर उठाया और देखा कि शेन बुयू मुझे ही देख रही थी। पहले गला गीला कर लो, उसने कहा। उसका लहजा काफी नरम पड़ चुका था और अब उसकी आंखों में मेरे प्रति वो पुरानी ठंडी दूरी और डर नहीं था। मैंने खुद को रोक लिया, वरना मैं उसे कसकर गले लगा लेता। शेन बुयू, मैंने कहा, चलो अब से हम साथ में एक अच्छी जिंदगी बिताते हैं। ये सुनकर उसने अपनी नजरें झुका लीं और खामोशी से बर्तनों को समेटने लगी। उसने सीधे तौर पर मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में मैं ड्राइवर को बोल दूंगा, वो तुम्हें घर छोड़ देगा, लेकिन मैं तो अभी आया हूं। इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाता, उसने तेजी से दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। वो इस तरह भागी मानो मैं कोई आफत या आंधी हूं। जाते हुए उसकी पीठ को देखकर मुझे एक पल के लिए गहरा धक्का लगा और दिल टूट गया। पुनर्जन्म मिलने के बाद भी इस महिला को मनाना इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? यही सोचते हुए मैं सोफे पर ढेर हो गया और अपनी अगली रणनीति के बारे में सोचने लगा। तभी अचानक मेरी जेब में फोन की घंटी बज उठी। मैंने बेमन से फोन उठाया। निंग निंग, तुम कहाँ हो? इस जानी पहचानी और पुरानी आवाज को सुनकर मेरा जो मूड थोड़ा ठीक हुआ था, वो एक झटके में फिर से खराब हो गया। तुम हो? मेरी आवाज में कोई उत्साह नहीं था, लेकिन लू झाओयाओ को जैसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पिछले जन्म में जो कुछ हुआ था उसे याद करते हुए मेरी उंगलियां गुस्से से कसने लगीं। लू झाओयाओ, हम बचपन के दोस्त हैं, है ना? फांग शियू, हम परिवार की तरह हैं। मैंने उस शब्द को दोहराया, परिवार। एक लंबी सांस लेते हुए मैंने कहा, परिवार? तो क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना है? वो थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर आह भरकर बोली, माफ करना, मुझे तुमसे छुपकर केक नहीं खाना चाहिए था। देखा, जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, वही शख्स बिना किसी पछतावे के झूठ बोल सकता है, फरमाइशें कर सकता है और मजाक बना सकता है, जबकि शेन बुयू को हमेशा अकेले पीछे खड़े रहकर सब कुछ चुपचाप सहना पड़ता है। ये सब सोचते हुए मेरा शरीर ठंड से कांप उठा। मुझे हंसी तक नहीं आ रही थी। मुझे आज थोड़ा काम है, मैं उधर नहीं आ पाऊंगा। जन्मदिन की शुभकामनाएं। फोन काटने के बाद मेरा दिल भारी हो गया। अपहरण होने से ठीक पहले लू झाओयाओ का फोन आया था, जिसमें उसने पूछा था कि मैं कहाँ हूं, और फिर मैं गहरे ख्यालों में डूब गया। पिछले जन्म में वो इंसान थी जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता था, लेकिन क्या शुरुआत से ही वो धमाका किसी अपने की ही साजिश थी? ये सोचते ही मैंने अपना सिर उठाया और देखा कि शेन बुयू दरवाजे पर खड़ी है। पता नहीं वो वहां कब से खड़ी थी। मैंने झिझकते हुए उससे पूछा, तुमने सब सुन लिया? हाँ, सुन लिया, उसने बहुत शांत भाव से कहा। मेरी कार नीचे ही खड़ी है। उसका व्यवहार इतना शांत था कि मैं कुछ कह ही नहीं पाया। मैंने कुछ बोलने के लिए अपने होंठ खोले, लेकिन समझ नहीं आया कि सफाई कैसे दूं। जब मैं उसके पीछे पीछे दरवाजे तक गया तो मेरा अपराध बोध गिल्ट और गहरा होता गया। आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने उसे पुकारा, शेन बुयू। लेकिन शेन बुयू ने केवल अपनी चाल धीमी की,
मुड़कर नहीं देखा। मैंने तेजी से कहा, अभी जो फोन था वो लू झाओयाओ का था। कल मैंने सच में उसका जन्मदिन मनाने का वादा किया था, लेकिन आज का मैं पहले जैसा नहीं हूं। मैं इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, शेन बुयू ने अचानक मुड़कर मेरी बात काट दी। बस, बहुत हो गया। अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, आज का खाना बहुत अच्छा था। मैं बहुत खुश हूं कि तुमने मेरे साथ जन्मदिन मनाया। इसलिए आखिर में अगर तुम लू झाओयाओ के पास जाना चाहते हो तो जाओ। मैं इसे स्वीकार करती हूं, क्योंकि यही इसकी कीमत है। पिछले जन्म में शेन बुयू ने मुझसे कहा था, उस वक्त जब भी वो मेरी तरफ कोई नेकी का हाथ बढ़ाती थी तो बदले में उसे और ज्यादा दर्द सहना पड़ता था। इसलिए वो कभी किसी चीज की उम्मीद नहीं करती थी और उसने मेरे कभी भी छोड़कर चले जाने के लिए खुद को तैयार कर रखा था। और आज वही शब्द सीधे मेरे दिल में खंजर की तरह चुभ गए। पिछले जन्म के इसी दिन जब मैं उसके पास नहीं था, तब उसका जन्मदिन एक ठंडे डिब्बे के खाने के साथ बीता था। उसे जन्मदिन की बधाई देने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए वो अस्पताल के बाहर मेरा इंतजार कर रही थी। क्या ऐसा ही था? शेन बुयू तो सिर्फ मुझसे एक बार जन्मदिन मुबारक हो सुनना चाहती थी, और मैंने उसे डांट कर कहा था कि वो बीच में न पड़े और मुझसे जितनी दूर हो सके उतनी दूर रहे। ये देर से समझ में आया, सच मेरे सीने पर किसी भारी चट्टान की तरह आ गिरा, जिससे मेरा दम घुटने लगा। मैंने एकटक उसे देखा। जब उसने मेरी नज़रों से नज़रें मिलाईं तो उसने अपनी आंखें फेर लीं। माफ़ करना, मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया। रात हो गई है, अगर अस्पताल जाना है तो जल्दी जाओ। उसकी बात की परवाह किए बिना मैंने अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़कर शेन बुयू का हाथ कसकर पकड़ लिया और फिर मजबूती से अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा ली, हैंड इन हैंड। उसका पूरा शरीर एक पल के लिए अकड़ गया, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं खींचा। फांगशियू, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा मजाक कम उड़ा है? अगले ही पल मैंने अपना सिर झुकाया, उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और